देखिए, फायदा आप इस आधार पर लगा सकते हैं जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक बड़ा ऑफर दे देते हैं। ऑफर देते हैं कि 100 विधायक लाइए और सरकार बनाइए। अगर भारतीय जनता पार्टी में फूट नहीं पड़ी होती या केशव प्रसाद मौर्य की नाराजगी साफ तौर पर जाहिर नहीं होती तो अखिलेश यादव मजाकिया अंदाज में इस तरीके का ट्वीट नहीं करते। केशव प्रसाद मौर्य लगातार जब से सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की गद्दी पर उत्तर प्रदेश में विराजमान हुए हैं तब से वो इस बात से खफा हैं कि आखिरकार उन्हें सीएम क्यों नहीं बनाया गया। ऐसे में अब जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आए आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। आसान राहें तो बिल्कुल नहीं होने वाली है मनीष, क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश को देखें तो लगातार बीजेपी भी खेमों के अंदर बटी हुई नजर आती है। कहीं योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं तो कहीं केशव प्रसाद मौर्य नजर आते हैं तो कहीं उनके सहयोगी जो दल हैं वो अलग थलग दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे में आप ये मानकर चलिए कि यहाँ पर बीजेपी की राहें कह सकते हैं बहुत आसान नहीं है। और वैसे भी लोकसभा चुनाव में नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का माहौल तैयार है और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सिद्धार्थनगर से बहराइच जनपद तक पैदल यात्रा की। उसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने यूपी सरकार को जमकर घेरा, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और बढ़ते क्राइम को लेकर खुलकर बोलते हुए माता प्रसाद पांडे यहां पर नजर आए और सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। ऐसे में अब देखा जा रहा है जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तमाम मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे को लेकर घेरती हुई नजर आ रही हैं। अब ऐसे में न्यूज रूम के सहयोगियों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में आने वाले उपचुनाव में क्या कुछ माहौल रह सकता है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ भूमिका रहेगी। सबसे पहला सवाल अमन सर से लेंगे। अमन सर, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अब उपचुनाव को लेकर माहौल तैयार है और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराध को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध देते हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी कितनी मुश्किल में रहने वाली है और कितनी आसान राहें भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकती है? देखिए, आसान राहें तो बिल्कुल नहीं होने वाली है मनीष, क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश को देखें तो लगातार बीजेपी भी खेमों के अंदर बटी हुई नजर आती है। कहीं योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं तो कहीं केशव प्रसाद मौर्य नजर आते हैं तो कहीं उनके सहयोगी जो दल हैं वो अलग थलग दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे में आप ये मानकर चलिए कि यहाँ पर बीजेपी की राहें कह सकते हैं बहुत आसान नहीं है। और वैसे भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जिस तरह से हार हुई उसके बाद से लगातार यही कहा जा रहा है कि क्या वाकई में बीजेपी आने वाले जो उपचुनाव है उसमें कोई बड़ी सफलता यहाँ पर अर्जित कर सकती है और क्या वाकई में जो तालमेल खराब हुआ है बीजेपी के अंदर क्या वो बेहतर होता हुआ नजर आएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पर ये मानकर चलिए कि जो इंडिया गठबंधन लगातार मजबूत हुआ है वो यहाँ पर ही बाजी मार सकता है। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए ये ना सिर्फ झटका होगा बल्कि जो 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उससे ठीक पहले इस तरह का परिणाम सामने आना बीजेपी को सोच में जरूर डालेगा कि भाई अब क्या जनता के बीच में उनकी पकड़ उतनी मजबूत नहीं रह गई और क्या जनता अब उनको नकारने का फैसला कर चुकी है। तो तमाम सारे सवाल उठेंगे। लेकिन जिस तरह से बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है, लगातार रणनीति बना रही है, उस रणनीति में कितना सफल हो पाएगी ये देखने वाली बात होगी। और साथ में इंडिया गठबंधन जो लगातार कई सीटों पर जो अहम सीटें थी जिसमें अयोध्या की सीट भी थी उस पर जीत दर्ज करके कहीं ना कहीं बीजेपी को कह सकते हैं दूसरे पायदान पर लेकर आ गई। ऐसे में मिल्कीपुर जो अयोध्या की सीट है वहाँ पर बीजेपी किस रणनीति के साथ में जाने वाली ये देखना होगा। और साथ में सपा और कांग्रेस पार्टी और खासकर इंडिया गठबंधन किस तरह की रणनीति उत्तर प्रदेश में बनाता है और बीजेपी को चारों खाने चित करता है ये भी देखने वाली बात हुई, क्योंकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले इंडिया गठबंधन हावी होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी इन चीजों से उबर कर उपचुनाव में वापसी करती हुई नजर आएगी और अगर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगता है और एक भी सीट यहाँ पर उनके पाले में नहीं आती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से वापसी करती हुई नजर आएगी। अगला सवाल नाजमीन से लेंगे। नाजमीन, क्या कुछ लगता है जिस तरह से उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कलह, केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ का एक दूसरे से रुसवा होना यहाँ पर कितना बड़ा फायदा विपक्षी पार्टियों के लिए हो सकता है उपचुनाव को लेकर? देखिए, फायदा आप इस आधार पर लगा सकते हैं जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक बड़ा ऑफर दे देते हैं। ऑफर देते हैं कि 100 विधायक लाइए और सरकार बनाइए। अगर भारतीय जनता पार्टी में फूट नहीं पड़ी होती या केशव प्रसाद मौर्य की नाराजगी साफ तौर पर जाहिर नहीं होती तो अखिलेश यादव मजाकिया अंदाज में इस तरीके का ट्वीट नहीं करते।
चलते। यानी कि जाहिर बात है कि लोकसभा चुनाव का परिणाम भारतीय जनता पार्टी पर अब इतना भारी पड़ रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य सीधे तौर पर दावा करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी नाराजगियों के चलते कि अब विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं सीएम चेहरे के रूप में उन पर दाव आजमाना ही पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ को जहां भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार मौका दिया, जहां 2017 और 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने, अब तीसरी बार कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य की नाराजगी साफ तौर पर जाहिर है कि वो सीएम की कुर्सी पर काबिज होते हुए नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव है, जहां समाजवादी पार्टी पीडीए से इतर हटकर और पीडीए के तहत कई चेहरों के नाम आगे करती है। जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा कि माता प्रसाद पांडे की बात करें, पीडीए से इतर हटकर वो चेहरा था। अब उपचुनावों को लेकर जहां तेज प्रताप यादव का नाम है, जहां नाम अवधेश प्रसाद की बेटे का नाम है अजीत प्रसाद, तो ये दर्शाता है कि वो पीडीए के तहत उपचुनाव लड़ना चाहते हैं। और उपचुनावों में वो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि समाजवादी पार्टी ना सिर्फ लोकसभा का चुनाव जीत सकती है, बल्कि अब उपचुनावों में 10 की 10 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करते हुए भी नजर आएंगे। ऐसा खुद अवधेश प्रसाद ने भी कहा। अब भारतीय जनता पार्टी लखनऊ में मीटिंग करती है, केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है और मझवा और फूलपुर विधानसभा सीट की जिम्मेदारी जहां केशव प्रसाद मौर्य को दी जाती है, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदारी मिलती है कि वो मिल्कीपुर और कटहरी विधानसभा सीट की जिम्मेदारी लेंगे। अब इन दोनों चेहरों पर यह दायित्व है कि क्या इन चारों सीटों पर वो विधानसभा का चुनाव जिता पाएंगे और साथ ही साथ यहाँ उपचुनाव जिता पाएंगे। साथ ही साथ ये भी है कि इन 4 सीटों के अलावा ये जो 6 सीटें हैं, इस पर क्या फैसला लेंगे। क्या जयंत चौधरी, संजय निषाद जो सीटों की मांग कर रहे हैं, क्या उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा या फिर सीमित दायरे में उन्हें रखा जाएगा। अब केशव प्रसाद मौर्य इस बीच में क्या कोई बड़ा दाव खेलते हुए नजर आएंगे, जहां संगठन को सरकार से बड़ा बता देते हैं, जहां दावा करते हैं कि संगठन ना होता तो मैं आज उप मुख्यमंत्री ना होता, तो तमाम दावे किए जा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में ये जो कलह है वो बाहर निकल रही है। अब देखना होगा समाजवादी पार्टी इसका फायदा कितना उठा पाती है। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में संगठन को सरकार से केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बता देना और भारतीय जनता पार्टी अब आगे क्या कुछ रणनीतियां लेकर चलने वाली है, क्या सपा बाजी मारती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य को एक बड़ा ऑफर देते हैं कि 100 लाइए और सरकार बनाइए, तो आने वाले समय में क्या केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर बगावत करते हुए नजर आएंगे। अगला सवाल शालिनी से लेंगे। शालिनी, क्या कुछ लगता है जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव का 100 लाइए और सरकार बनाइए का ऑफर दे देना और यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच जो यहाँ पर कलह चल रही है, तो उसके माध्यम से क्या कुछ देखा जा रहा है। अगर केशव प्रसाद मौर्य को सीएम पद का ऑफर नहीं मिलता है 2027 के विधानसभा चुनाव में, तो क्या केशव यहाँ पर बगावत करते हुए नजर आएंगे। केशव प्रसाद मौर्य लगातार जब से सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की गद्दी पर उत्तर प्रदेश में विराजमान हुए हैं, तब से वो इस बात से खफा हैं कि आखिरकार उन्हें सीएम क्यों नहीं बनाया गया। ऐसे में अब जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आए आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा, तो केशव प्रसाद की जो नाराजगी है वो उसके माध्यम से जताने की कोशिश कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य बार बार इस तरीके से कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ के सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है। ऐसे में अब केशव प्रसाद मौर्य क्या करना चाहते हैं ये बात तो सामने नहीं आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य सीएम योगी आदित्यनाथ की किसी भी समीक्षा बैठक में नहीं पहुंच रहे हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी 11 समीक्षा बैठक की थी, तो उसमें उन्हें आमंत्रण नहीं दिया गया था, उन्हें बुलाया नहीं गया था, जिसकी नाराजगी के चलते अब वो किसी भी समीक्षा बैठक में शामिल होना पसंद नहीं कर रहे हैं। वहीं ब्रजेश पाठक की भी बात की जाए तो उनके साथ भी कुछ इसी तरीके के हालात हैं। ऐसे में यही कहा जा रहा है कि दोनों डिप्टी सीएम जो हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ को अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखा गया कि बीते दिनों केशव प्रसाद मौर्य लगातार विधायकों, सांसदों, नेताओं से मुलाकात कर रहे थे और उनकी जो तस्वीरें हैं उनके साथ खींचकर वो सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रहे थे। तो ऐसे में यही कयास लगाए जा रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो सरकार के खिलाफ तो कोई बयान नहीं दे रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ को एक बड़ा संकेत देने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष, बिल्कुल।
तो अब ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य सीएम योगी आदित्यनाथ को संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी अन्य 6 सीटों पर किस उम्मीदवार को उतारती है या किस चेहरे को उतारती है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर यहाँ पर ब्राह्मण कार्ड खेल देना समाजवादी पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के अंदर तगड़ी उथल पुथल मच जाना, तो आने वाले समय में अगर इन 6 सीटों पर भी ब्राह्मण कार्ड यहाँ पर अखिलेश यादव खेलते हुए नजर आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का भविष्य किस ओर जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।